बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का टॉपिक होगा HTML में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। HTML में हेड एलिमेंट जो होता है, हमारा हेड सेक्शन होता है, उसमें CSS के अलावा और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। HTML लेआउट से क्या मुराद है, HTML रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता चुका हूँ। अवैस को भी मैंने इसमें बताया था कि हेड जो होता है, इसमें वो कोड लिखा जाता है जो कि डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउज़र पर। मतलब ये कोड सर्च इंजन्स वगैरह के लिए होते हैं, या ये कोड लिंक वगैरह बिल्ड करने के लिए, जो हम एक्सटर्नल फाइल्स के लिंक उस पेज के साथ, उस फाइल के साथ जोड़ते हैं, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फाइल पाथ के हवाले से हमने लेक्स सेशन में पढ़ा था, आई फ्रेम के हवाले से पढ़ा था, आईडी और क्लास के हवाले से हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है इसके हवाले से, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जी अवैस, कोई क्वेश्चन है आपका आईडी से रेलिवेंट, क्लास से रेलिवेंट, तो आप पूछ सकते हैं। जी अवैस। आमिर, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर अभी। सब प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, उतना उतना ज़्यादा माहिर बनेंगे। जल्द ही जो प्रॉब्लम्स वगैरह अगर कोई आ जाती हैं, लिंक बिल्डिंग नहीं बन रही है, कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं या लिस्टें बना रहे हैं। लिस्टें जो होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और इन ऑर्डर लिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा होता है मेन्यू क्रिएट करने के हवाले से। मेन्यूज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, आप लोगों को टास्क मैं दूंगा एक मेन्यू बनाने के हवाले से, जिसमें आप लोग मेन्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, उसमें CSS का यूजेज भी करेंगे, और उसमें आइडिया हो जाएगा आपको कि लिस्ट का क्या रोल होता है मेन्यू बनाने में। खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे मेन्यू लिस्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आप लोग अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिया करें। अगर आपने कुछ बोलना हो तो फिर उस वक़्त ऑन कर लिया करें, ताकि पीछे से कोई नॉइस वगैरह है, घर में अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो वॉइस डिस्टर्बेंस पैदा ना करे। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। हमारे वेब पेजेस को ये डायनामिक बनाने के काम आती है। जैसे कि ये पिक्चर है, ये तो ऊपर पिक्चर नज़र आ रही है हमें, जो कि गिफ टाइप इमेज है। इट इज़ अ गिफ टाइप इमेज जो कि चेंज हो रही है बार बार। इसी तरह अगर हमारा कंटेंट वगैरह चेंज हो जाए, तो इट मीन्स दैट इट इज़ द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, कलर चेंज हो जाए हमारे पेज का लेआउट चेंज हो जाए, पेज में से कंटेंट्स चेंज हो जाए, तो ये सारा रोल जावास्क्रिप्ट प्ले कर रही होती है। जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया जाता है। ये स्क्रिप्ट स्टार्टिंग टैग इसका जो है स्क्रिप्ट के नाम से होता है, और क्लोजिंग टैग में भी आप स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं। जैसे कि ये स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट किया गया है और ये स्क्रिप्ट यहाँ से क्लोज कर दिया गया है। ये एक एग्जांपल ऊपर दी गई है बटन की।
जावास्क्रिप्ट में बटन का इसमें दिखाया गया कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जावास्क्रिप्ट कंटेंट को चेंज कर सकता है, जावास्क्रिप्ट जो है चेंज स्टाइल कर सकता है, मतलब CSS को चेंज कर सकता है, जावास्क्रिप्ट इमेजेस को चेंज कर सकता है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये बटन वाली एग्जांपल। ये देखिए जी, यहाँ पर ये बटन बनाया गया है जावास्क्रिप्ट की मदद से, और जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको डेट वगैरह और टाइम वगैरह शो कर देगा। इससे ये मतलब कि डायनामिक कंटेंट जिसमें चेंज हो जाएं उसको डायनामिक कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट अगर आप एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई और टेक्स्ट आ जाता है, या स्टाइल चेंज हो जाता है, इमेजेस चेंज हो जाते हैं, ये सारा इसके अंदर वर्कआउट हो रहा होता है। जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही अहम कमांड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें डॉक्यूमेंट का बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा, छोटा बड़ा इसमें हम नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम डेमो डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू आगे जो हमने कमांड परफॉर्म करनी होती है उसकी हमें वैल्यू देनी होती है कि ऑन क्लिक, जब क्लिक किया जाए तो फिर ये जो बटन हम बना रहे हैं तो ये हमने डेट हमें शो कर दे, और यहाँ हम जो कमांड देते हैं वो ID इज़ इक्वल टू डेमो करते हैं। ठीक है जी, ID इज़ इक्वल टू डेमो। यहाँ पर अगर आप कोई और चेंज करना चाहेंगे फिर आपको वही चीज़ यहाँ पर भी चेंज करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर डेमी कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी कमांड अप्लाई नहीं हुई है। मतलब ये सेम वही रोल है जो कि हमने CSS में पढ़ा था कि CSS इनलाइन इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्लास और IDs को यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह जो हमने ऊपर हेड के अंदर जो हमने क्लास या ID बनाई होती है वही नाम हमें एलिमेंट के साथ स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखना पड़ता है। इसी तरह सेम हमें जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले कराने के लिए जो ID हम यहाँ पर देंगे वही ID हमें यहाँ पर देनी होगी, देन ही कमांड की इम्प्लीमेंटेशन होगी। यहाँ हम डेमो को डेमी कर देते हैं और रिफ़्रेश कर देते हैं, और अब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर देखें जी, सेम वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इज़ इक्वल टू डेमो डॉट इनर HTML, और यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट। इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे ऊपर H1 आ गया जी। इसके बाद पैराग्राफ आया। पैराग्राफ में देखा जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। अब हमने क्या किया, बटन बनाया। बटन जो है ये HTML का एलिमेंट है, बटन। ठीक है जी, नाम दिया बटन, टाइप दिया बटन। ठीक है जी, ऑन क्लिक, जब उस पर क्लिक किया जाए तो माई फंक्शन, और माई फंक्शन इसमें आगे लिख दिया फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड है फंक्शन की। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट की जो है थोड़ी बेसिक नाउ हाउ दी जा रही है कि जावास्क्रिप्ट क्या काम कर सकती है, वो हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट में फर्दर पढ़ेंगे। माई फंक्शन वही सेम जो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था, यहाँ पर वही हमने सेम माई फंक्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया, और इसके बाद ब्रैकेट शुरू की, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, और हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, अब जो है यही जो ID है
ये आईडी यहाँ इस पैरे के साथ दी गई है, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेशन पर। जैसे ही आप ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर जो पैराग्राफ दिया गया है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर इसकी इतनी क्लैरिटी ना हो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जिस तरह अब ये फंक्शन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन दे दिया, फिर माय फंक्शन कैसे आ गया यहाँ पर ये इस मर्तबा यहाँ लिखा जा रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने इसको ऊपर मेंशन किया था। इसमें हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के चैप्टर में। यहाँ सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट होती है ये चेंजिंग कर सकती है। आप क्लिक करते हैं कोई और कंटेंट आ जाता है, लिखा कुछ और होता है। उसके अलावा अगर स्टाइल है वो चेंज हो जाते हैं। उसकी एग्जांपल ये हम देख लेते हैं, स्टाइल की एग्जांपल्स। यहाँ देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ऊपर वाला स्टाइल चेंज हो गया। ये यहाँ पूरा उसने फंक्शन की कमांड लगाई है, माई फंक्शन, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट वही सेम, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर स्टाइल, और ये ऐसे ऐसे। ठीक है जी। वहाँ पर हमने पहले लिखा था इनर HTML, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डॉट के बाद स्टाइल कलर। ठीक है जी, स्टाइल बैकग्राउंड, और यहाँ पर आगे हम उसकी वैल्यूज़ दे रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये यहाँ पर इसकी चेंजिंग हो गई। यहाँ पर आप रेड की जगह अगर ब्लू कर देंगे तो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। फाइल पाथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि हमने जितनी भी पिक्चर्स वगैरह या फाइल्स वगैरह का एक जो वेबसाइट होती है उसमें 10 पेज भी हो सकते हैं, 2 पेज भी हो सकते हैं, 1000 पेज भी हो सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे और इमेजेस को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ये इमेज यहाँ नज़र आ रहा है, ये इधर नज़र आ रहा है, ये इमेज कैसे नज़र आ रहे हैं, इन इमेजेस वगैरह की सारी सेटिंग्स, CSS की सारी सेटिंग्स, वो सब कुछ करने के लिए फ़ाइल पाथ का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसमें मैंने ये बता दिया हुआ है कि एक फ़ाइल पाथ ये है, एक फ़ाइल पाथ रिवर्स स्लैश के साथ है, और एक फ़ाइल पाथ डबल डॉट रिवर्स स्लैश के साथ है। इसके बाद आ गई बात हेड की। हेड के अंदर हमारा जो लेआउट स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले HTML स्टार्ट होती है, उसके बाद हेड आ जाता है। हेड के अंदर टाइटल भी आ जाता है। टाइटल वो होता है जो कि ब्राउज़र में यहाँ पर डिस्प्ले होता है, वो हम टाइटल में लिखते हैं, जो कि फ़ाइल का नाम ब्राउज़र में शो कर देता है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ लिखा गया है यही नाम आएगा जब हम उस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ट्राई इट एडिटर v3.6। इसके अलावा स्टाइल्स, जो इंटरनल CSS होती है, इंटरनल CSS लगाने के लिए तमाम स्टाइल्स को हेड के अंदर लिखा जाता है, और एक्सटर्नल अगर CSS लिखनी है तो उसका लिंक भी हेड के अंदर ही लगाया जाता है। ये यहाँ पर बता रहा है कि हेड के अंदर टाइटल आ सकता है, यहाँ बता रहा है हेड के अंदर स्टाइल्स आ सकते हैं, हेड के अंदर लिंक्स आ सकते हैं जो कि दूसरी फाइलों के लिंक होते हैं। इसमें CSS का एक्सटर्नल लिंक भी शामिल है, इसमें जावास्क्रिप्ट के लिंक भी शामिल हैं, इसमें बूटस्ट्रैप के लिंक भी शामिल हैं, इसमें jQuery के लिंक्स भी शामिल हैं। वो सारे लिंक जो होते हैं वो आपको एक ही मरतबा बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करके उन लिंक्स को लगा देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मज़ीद अगर आपने ख़ुद से लिंक बनाने तो कैसे बनाएंगे। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट HTML मेटा एलिमेंट्स। मेटा एलिमेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन्स। ये सर्च इंजन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्च इंजन में यहाँ पर आप मेटा टैग में लिखते हैं कि ये हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट कौन सा है, कीवर्ड हमारे कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्शंस पेजेस की हम मेंशन करते हैं, ऑथर्स की डिटेल देते हैं, और ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये अच्छे तरीके से लिखते हैं, और ये व्यू पोर्ट जो है ये बताता है
कि हमारा जो वेब पेज है, अगर ये वेब पेज या वेबसाइट हमारी मोबाइल में खुले तो वो उसके विड्थ को कैसे कंट्रोल करे, अगर टैबलेट में खुलता है तो उसके विड्थ को कैसे कंट्रोल करे, अगर लैपटॉप सिस्टम में ओपन हो रहा है, वाइड स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रहा है, तो उसकी सेटिंग को वो कैसे एडजस्ट करें। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ जी। जी, जो वेट और हाइट का आप बता रहे हैं, तो जी ये अगर हम उसमें कोडिंग नहीं करते तो ये वेट और हाइट हमें टैबलेट के साइज की बतानी पड़ेगी या ऑटो? हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ से करनी पड़ती है, ये मेटा टैग से, जबकि कुछ सेटिंग्स हम मीडिया क्यूरीज की सूरत में CSS के अंदर लिखते हैं। मीडिया क्यूरी बनाते हैं कि इस मीडिया पे खुले तो ये साइज़ कर दे, इस मीडिया पे खुले तो ये साइज़ कर दे, और ये इम्पोर्टेंट होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है जी, दो तरह से, एक आपको यहाँ पर मेटा के अंदर डिटेल मेंशन करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनिशियल स्केल, ठीक है जी, 1.0। आगे चल के जब हम मीडिया क्यूरीज के हवाले से पढ़ेंगे तब हम इसके हवाले से सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये यहाँ बता रहा कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, विड्थ डिवाइस विड्थ के डिवाइस के विड्थ के मुताबिक एडजस्ट करें, लेकिन सारा काम ये अकेला ही नहीं कर सकता। एक ही कमांड अगर इतनी आसान होती तो हर कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में ये यहाँ पर HTML रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में भी बता रहा है। CSS में इसमें मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब हम मीडिया क्यूरीज़ के हवाले से पढ़ेंगे। उसमें हम साइज़ देते हैं पूरा डिवाइस का कि ये इस साइज़ पे इतना हो जाए तो ये कर दे, उसके अड़ के इतना हो जाए तो ये कर दे, अगर ये साइज़ हो तो इस कंटेंट का साइज़ ये कर दे। जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी तक करेंगे। जी, ये व्यू पॉइंट के बारे में मज़ीद भी बता रहा है। देखें, जैसे कि मैंने, द व्यू पॉइंट इज़ द यूज़र्स विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज, इट वेरीज विद द डिवाइस। ये डिवाइस के साथ चेंज होता रहता है। इट विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फ़ोन देन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मेटा एलिमेंट इन ऑल योर वेब पेजेस। ये आपको मेटा एलिमेंट अपने तमाम वेब पेजेस के अंदर लिखना चाहिए। दिस गिव्स द ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशन एंड स्केलिंग। जैसा कि यहाँ इसने एग्जांपल दी, ये दिखाया कि मोबाइल पर ये सुकड़ के तस्वीर इतनी हो जाएगी और ये जो तहरीर है ये ऐसे आ जाएगी, जबकि ये ठीक नहीं आ रही। ठीक है जी, विदाउट द व्यू पोर्ट मेटा टैग। यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये देखेंगे यहाँ पर उसने कहा कि विद द व्यू पोर्ट मेटा टैग, उसने खुद ब खुद पिक्चर को भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया और टेक्स्ट को भी सही विजिबल कर दिया। ये इसका मतलब है कि ये ज़्यादा बेहतर है अगर हम ये इस कमांड को यूज़ करते हैं। तो मज़ीद हम रिस्पॉन्सिव बनाने के हवाले से आगे चलकर पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी डिटेल है जी हेड की, कि हेड के अंदर क्या क्या काम हो सकता है। हेड में जो है टाइटल आ सकता है, स्टाइल आ सकता है, लिंक आ सकता है, मेटा टैग आ सकते हैं, इसमें स्क्रिप्ट आ सकता है, इसमें बेस आ सकती है। बेस क्या है जी? बेस, द बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस URL टारगेट फॉर ऑल relative URL in a page. Base tag must have either an href or a target attribute present or both. There can only be one single base element in a document. ये उसकी एग्जांपल है और एग्जांपल में हम अच्छी तरीके से इसको देख लेते हैं जी कि बेस का आपका क्या रोल होता है। Notice that we have only specified a relative address for the image since we have specified a base URL in the head section. हेड सेक्शन में उसने ये लिंक लगाया हुआ है
इसका मतलब ये है कि जब हम इस टारगेट पे जाएंगे अपने हरफ के अंदर, ये जो लिंक यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हमें इस टारगेट के ऊपर ले जाएगा और अलहदा से नई विंडो में ओपन कर देगा। एज ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्योंकि हमने टारगेट लगाया हुआ है एज ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ये उस डॉक्यूमेंट को अलहदा से ओपन कर देगा। अगर हम यहाँ से ये हटा दें, ये हमने लिंक बिल्डिंग के में भी पढ़ा था कि टारगेट क्या है, और इसमें और भी हमने पढ़े थे। अब ऐसे कौन कौन से पढ़े थे हमने टारगेट? अब ऐसे टारगेट कौन कौन से पढ़े थे? क्या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी, अच्छा जी। अच्छा जी, लेआउट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि बताया था मैंने पहले कि साइड बार होता है, फुटर होता है, हेडर होता है, मेन कंटेंट एरिया भी होता है। इसको HTML5 ने मज़ीद और कुछ नए नाम दिए हैं जो कि पहले HTML5 से पहले इस्तेमाल नहीं होते थे। इसमें हेडर का बाकायदा एक एलिमेंट आ चुका है, नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, सेक्शन जो है ये ऊपर वाला जो एरिया होता है जिसमें हम कंटेंट वगैरह लिखते हैं उसे सेक्शन एरिया, आर्टिकल एरिया, असाइड एरिया, और नीचे फुटर। ये न्यू टैग्स जो है, न्यू एलिमेंट्स भी इसके अंदर HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें आप लेआउट बेहतर अंदाज में इजीली अच्छे लेआउट्स बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाए जा सकते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आपने लेआउट जल्दी बनाना हो, लेआउट फास्ट ट्रैक के ऊपर बनाना हो, तो वो फिर बूटस्ट्रैप की वजह से, और w3.css ये भी फ्रेमवर्क है। व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क से मुराद वो फ्रेमवर्क है जो लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोड जो हैं वो एक फ़ाइल की सूरत में जमा हुए होते हैं, और वो पूरा का पूरा कोड आप एक छोटा सा लफ्ज़ लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा कोड आ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि कुछ ऑटोमेटेड मैसेजेस आपके पास आ जाते हैं। आप किसी भी व्हाट्सएप पे या आप मैसेंजर पर किसी से बात करते हैं कुछ कंपनीज़ से, उन कंपनीज़ ने ऑटोमेटेड मैसेजेस बनाए होते हैं। आप कोई भी उनको मैसेज करते हैं फौरी उनकी सारी डिटेल वगैरह आ जाती है। इसी तरह इसके अंदर भी जब फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, सारा कोड बना बनाया पड़ा होता है। अगर आपको डब्बा चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, अगर आपको पिक्चर के लिए एक जगह चाहिए, तो आप सिर्फ लिखेंगे पिक्चर बॉक्स, ठीक है जी, जंबोट्रॉन कमांड, एक वर्ड छोटा सा लिखेंगे और ऑटोमेटिकली उसका सारा का सारा कोड खुद ब खुद बन जाएगा। इट इज़ द बेनिफिट ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है जी। HTML और CSS का जो फ्रेमवर्क है, CSS3 का जो फ्रेमवर्क है, वो ज़्यादा मशहूर जो सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप, ठीक है जी, जो कि अभी हम रिसेंट थोड़े दिनों तक स्टार्ट करेंगे ये बूटस्ट्रैप। w3.css इतना फेमस फ्रेमवर्क नहीं है, और भी CSS3 के फ्रेमवर्क हैं, ठीक है जी। ये मैंने मुख्तसर से आपको डेफिनेशन बता दी है फ्रेमवर्क की। लेआउट क्रिएट करने में ये बता रहा है कि लेआउट HTML एलिमेंट से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं आप HTML लेआउट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? अभी आगे फोर टेक्निक्स बता रहा है, 4 टेक्निकें हैं। एक टेक्निक फ्रेमवर्क को यूज़ कर लो, एक टेक्निक
CSS फ्लोट कमांड यूज़ कर लो। फ्लोट कमांड क्या करती है, अगर आप कहते हैं कि ये सेक्शन आए राइट साइड पर और ये साइड आए, ये राइट साइड पर आए, ये लेफ़्ट साइड पर आए, तो इन दोनों को इकट्ठे लिखने के लिए आपको मतलब कि एक ही एरिया के अंदर अगर दो चीज़ें आमने सामने आ जाएं तो फिर आपको फ्लोट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ नहीं, हेडर में नहीं, नेविगेशन में भी नहीं, फुटर में नहीं, यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर एक एरिया आप इधर बना रहे हैं और दूसरा एरिया आप इधर बना रहे हैं, और इस एरिया को भी आप दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर CSS की कमांड जो है वो फ्लोट प्रॉपर्टी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। फिर है CSS फ्लेक्स बॉक्स फ्लोट कमांड। फ्लोट कमांड का तज़किरा ये देखें जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें अब ये देखें ये दो चीज़ें यहाँ साइड बाय साइड आ गई हैं। एक ये सेक्शन एरिया इधर आ गया और ये साइड बार आ गई। अब अगर हम इसको ट्राई में लेके आएँ तो यहाँ आप देखेंगे कि नेविगेशन को, ये जो नेविगेशन ये वाला जो है इसको नेविगेशन एरिया बनाया गया है। नेविगेशन को उसने क्या कहा, लेफ़्ट फ्लोट किया, ठीक है जी। विड्थ रखी 30%। अगर मैं कह देता हूँ कि नेविगेशन की विड्थ जो है वो 40% कर दो, तो ये देखें जी ये नेविगेशन एरिया आगे आ गया, और ये जो मेन कंटेंट एरिया था ये भी टूट के ब्रेक होके नीचे आ गया क्योंकि आगे जगह पूरी नहीं थी, ठीक है जी। विड्थ यहाँ था आर्टिकल की 70%, यहाँ मुझे अब करनी पड़ेगी 60%, फिर ये उसके साथ चला जाएगा। ये देखें अब ये इसके साथ आ गया। ये फ्लोट कमांड से भी बनाया जा सकता है इसका वेब पेज का लेआउट। ये दूसरा तरीका है लेआउट बनाने का। तीसरी जो है वो CSS की कमांड है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है जी। यूज़ द फ्लेक्स बॉक्स ensures that element behave predictably when the page layout must accommodate different screen sizes and different display devices। हम जो सबसे ज़्यादा HTML का हम अपने वेब पेजेस का लेआउट जो क्रिएट किया करेंगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मेथड है वो CSS फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। मुख्तलिफ लोग पुराने पहले CSS ग्रिड सिस्टम था, ठीक है जी, जिसमें 12 जो है एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। ग्रिड सिस्टम के थ्रू लेआउट बनाया जाता है। कहीं पर लेआउट थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें भी यूज़ होती रहती हैं, लेकिन मेन जो लेआउट बनाने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वेब पेजेस का, उसमें फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है, कहीं पे ग्रिड सिस्टम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और कम जो है वो फ्लोट कमांड और फ्लेक्स बॉक्स की कमांड को कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जनाब CSS फ्लोट लेआउट की हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये फ्लोट की तो मैंने आपको दिखा दी है, पहले बता दी है। आगे चलते हैं फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स की बतानी थी आप लोगों को, मैंने वो ओपन कर दी। फ्लेक्स बॉक्स में सबसे ऊपर देखें जी डॉक टाइप आ गई, लैंग्वेज आ गई, हेड आ गया, ये हेड के अंदर टाइटल आ गया, ये हेड के अंदर मेटा करैक्टर आ गया, ये हेड के अंदर व्यू पोर्ट आ गया, और ये इसका इंटरनल CSS स्टार्ट हो गई। यहाँ से ये स्टार्ट हुई और ये यहाँ तक जनाब, यहाँ तक ये CSS यूज़ हो रही है। ये यहाँ से ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि मीडिया क्यूरीज़ का हम यूज़ करेंगे। ये @media क्यूरी आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद जनाब ये एरिया सेक्शन एरिया आ गया। यहाँ आप देखेंगे जी
ये फ्लेक्स बॉक्स जो है एग्जांपल्स हैं। इसमें देखिए हेडर, हेडर के साथ नहीं लगेगा क्योंकि हेडर के साथ, हेडर जो है इसके साथ कोई भी साइड पर कोई चीज़ नहीं आ रही। ठीक है जी। इसके बाद नेविगेशन में आप आए। नेविगेशन में आने के बाद आपने फ्लेक्स 1, आपने यहाँ पर 1 दिया। In this example, we have created a header, 2 column boxes and a footer. On smaller screen, the columns will stack on top of each other. अगर हम इसको छोटा कर देंगे, फ्लेक्स बॉक्स इज नो सपोर्टेड इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और अर्लियर वर्जन। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, वो ये होती है कि अगर आप पुराने ब्राउज़र को किसी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें CSS की बहुत सारी कमांड्स रन नहीं होती हैं, और दूसरे ब्राउज़र में ओपन की जाए तो वो कमांड सही तौर पर नज़र आ रही होती है। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई और पुराने ब्राउज़र्स हैं, आपने पुराना कोई ब्राउज़र पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें CSS3 की कुछ कमांड डिस्प्ले नहीं होती हैं। तो इसीलिए आपका ब्राउज़र जो है वो लेटेस्ट होना ज़रूरी है, इस पॉइंट को नोट कर लें। इसमें ये देखिए जी, इसमें फ्लेक्स यहाँ हमने 3% एरिया रखा है, 3 कमांड दी है, और यहाँ 1 दी है। अगर आप 2 कर दें, 2 इधर कर दें, 2 उधर कर दें, ये वेब किट क्या होती है, डैश MS फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। CSS3 की कमांड्स में आती हैं ये देखें जी, यहाँ पे इक्वल विड्थ के अंदर आ गए। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? और ग्रिड सिस्टम होता है जी विद अ रो एंड कॉलम। इसमें 12, एक लाइन के अंदर ग्रिड सिस्टम में एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। ठीक है जी। ग्रिड सिस्टम के बारे में CSS ग्रिड व्यू, इसके बारे में इसने एक बाकायदा अलहदा से चैप्टर दिया हुआ है। बस इसको हम पढ़ के यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे, क्लास का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। व्हाट इज़ अ ग्रिड व्यू? ग्रिड व्यू में मैनी वेब पेजेस आर बेस्ड ऑन अ ग्रिड व्यू। ये कह रहा है कि बहुत सारे पेजेस आजकल जो बन रहे हैं वो ग्रिड सिस्टम में बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, 2 तरह के जो हैं वो लेआउट बनाने में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एक ग्रिड सिस्टम को, एक फ्रेमवर्क्स को। जबकि फ्लैक्स बॉक्स को और जो है फ्लोट कमांड, CSS फ्लोट कमांड को कम यूज़ किया जाता है। एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। अगर आपने 3 तस्वीरें बनानी हो इक्वल साइज़ की, तो आप क्या करेंगे जनाब, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आपने एक रो के अंदर 12 की जो है तादाद उसको पूरा करना होता है। अगर एक ही डब्बा बनाना हो तो आप 12 का बनाएंगे। अगर 2 डब्बे बनाने हो बराबर बराबर तो आप 6 बाय 6 के बनाएंगे। अगर आपको 4 डब्बे बनाने हो तो 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3। आपने 12 का हिस्सा पूरा करना है। चाहे आप 4 जमा 8 का बना दें, एक डब्बा जो है 4 का बन जाएगा, एक डब्बा 8 का। ठीक है जी। अगर आपने बराबर बराबर बनाने तो 6 बाय 6 के बनाएंगे। अगर आपने 3 डब्बे बराबर बनाने हैं तो 4 जमा 4 जमा 4 करेंगे। दिस इज़ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड में अगर एक ही पूरा लेआउट का पूरा बनाना है तो उसे आप पूरा बना देते हैं ऐसे। तो ये 12 का कहलाएगा, इसकी जो विड्थ है ये 12 कहलाएगी। अगर 2 डब्बे बनाने मकसूद हो फिर आप 6 बाय 6 उसको वो देते हैं, 6 बाय 6, एक जितने 2 बनेंगे। ये 6 बाय 6 की एग्जांपल में आ गई।
अगर आपने 4 बनाने हो तो फिर आप 3 बाय 3 के 4 बनाएंगे, ये 3 का 1 हो जाएगा, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। एक रो में 12 का हिस्सा पूरा होना चाहिए, ये ग्रिड सिस्टम कहलाता है जी। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। नो सर। भाई जी मैंने ज़रा जाना है डॉक्टर के पास, टाइम लिया हुआ है, जी फिर इंशाल्लाह अगर फिर मंडे कोई क्लास करेंगे, ठीक है जी। इसकी मश्क करें, जी देखें, अगर कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है जी। ठीक है जी। हेलो। जी ठीक। और अपनी फीसिस भी जमा करवा दें, मंडे को आप जी लोग या तो ऑनलाइन जायज़ कैश करवा दें या इंस्टीट्यूट आके करवा दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ये देखें, ये ग्रिड सिस्टम की, ये वही ग्रिड सिस्टम की एग्जांपल है। एक एक कॉलम एक बनाया गया, कॉलम 3 का, एक कॉलम बनाया गया 9 का, कॉलम 9, ठीक है जी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तूने कान बंद क्यों करा दिया?